हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए प्रवीण गुलछा। आज मैं आपको सी ए IPCC लॉ के बारे में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। नेचुरली कोई भी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा। ये एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया बोनस के बारे में। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बनाए गए। उसमें से एक एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये एक्ट जिन इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है उनको ये बोला गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा बोनस आपको हर साल उनको पे करना पड़ेगा। तो आज अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्ट बनाया गया द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये कौन से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, किनको अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना पड़ेगा इस एक्ट के हिसाब से। और आपको मालूम है कि कोई भी एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सेक्शन 1 में दी रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 में बोनस एक्ट के सेक्शन 1 में 3 चीजें दी हुई है जो कि लगभग हर एक्ट में ऐसा ही रहता है। एक शॉर्ट टाइटल, सेकंड एक्सटेंट और थर्ड एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो सेक्शन 1 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का बनाया गया, सेक्शन 1 टोटल 4 सबसेक्शन में डिवाइडेड है। हम बात करते हैं ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है। सेक्शन 1 में टोटल 4 सबसेक्शन है। अभी हम आते हैं सबसेक्शन 1। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे बिजनेस अदर लॉज हैं या इवन इनकम टैक्स एक्ट है, तो हमारी हमेशा ये हैबिट होनी चाहिए कि हम सेक्शन वाइज चीज़ों को लर्न करें, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सेक्शन लिखेंगे तो उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है एग्जामिनर के ऊपर और आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। सेक्शन 1 सबसेक्शन में लिखा हुआ है द एक्ट मे बी कॉल्ड एज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। किसी भी एक्ट का जो नाम होता है वो दिया रहता है सबसेक्शन 1 में। तो इस एक्ट का नाम दिया है द सबसेक्शन 1 बोलता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। मतलब सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 से हमको कोई नॉलेज नहीं मिला, बस हमको ये मालूम चल गया कि इस एक्ट का नाम क्या रखा गया। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2। कोई भी एक्ट जब हम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको मालूम है कि इंडिया में कुछ एक्ट ऐसे हैं जो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होते हैं, जबकि कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाकी इंडिया पर एप्लीकेबल होते हैं। अब ये जो बोनस एक्ट है वो कहां पर एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बोनस एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सबसेक्शन 2 ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एग्जम्प्ट नहीं किया। तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद अब हम आते हैं सबसेक्शन 3। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया में हर शॉपकीपर को या हर ट्रेडर को, हर मैन्युफैक्चरर, क्या हर किसी के ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो इसका आंसर हमको मिलेगा सबसेक्शन 3 कि पूरे इंडिया में एरिया वाइज तो एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा और कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर हमको मिलेगा सबसेक्शन 3। अब हम सबसेक्शन 3 में आते हैं और ये सबसेक्शन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी को सबसेक्शन 3 ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट फैक्ट्री और दूसरा अदर एस्टेब्लिशमेंट।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इंडिया में कहां पर एप्लीकेबल होगा, तो एप्लीकेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट फैक्ट्री और सेकंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आना चाहिए कि फैक्ट्री वर्ड का मतलब क्या है और इधर जो वर्ड है अदर एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या है। तो आपको जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, कोई एक्ट में कोई वर्ड पढ़ते हैं, तो इसका मीनिंग आपको सबसे पहले उसी एक्ट में खोजना चाहिए कि बोनस एक्ट ने फैक्ट्री को क्या डिफाइन किया। तो अगर बोनस एक्ट ने फैक्ट्री को डिफाइन किया तो उसके हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। तो बोनस एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, इसमें फैक्ट्री वर्ड को डिफाइन किया। इन्होंने डेफिनेशन कैसे दिया फैक्ट्री वर्ड का, 217 में लिखा हुआ है कि बोनस एक्ट में जो फैक्ट्री वर्ड है इसका मतलब वही लिया जाएगा जो सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दिया है। मतलब 217 ये बोलता है कि फैक्ट्री का मतलब जो फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया है उसका सेक्शन 2 क्लॉज M, उसमें जो फैक्ट्री का मतलब है वही मीनिंग यहां पर भी फैक्ट्री का लिया जाएगा। तो अब हमको ये समझ आ गया कि फैक्ट्री वर्ड का पता लगाने के लिए हमको कहां पर जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। और अब इधर आते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एक बार इधर आते हैं, यहां पर सेकंड वर्ड लिखा है अदर एस्टेब्लिशमेंट। फिर से हमारे दिमाग में सवाल क्या आता है कि बोनस एक्ट में जो वर्ड एस्टेब्लिशमेंट यूज किया है, एस्टेब्लिशमेंट वर्ड का मतलब क्या है। तो एस्टेब्लिशमेंट वर्ड को बोनस एक्ट ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया। तो अगर लॉ ने किसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया तो हम उसकी जनरल मीनिंग लेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट वर्ड का मतलब होता है परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब आप अगर कहीं पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस परमानेंट है तो बोनस एक्ट ये बोलेगा कि हाँ भाई आप एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हो। जैसे आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो ये सब वर्ड किस में कवर हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट में। तो हर फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा और अदर एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल कब होगा, इसकी कुछ कंडीशन है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं कि कौन फैक्ट्री का मतलब क्या है, ये हमको डिस्कस करना, और दूसरा अदर एस्टेब्लिशमेंट पर ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल कब होगा। सबसे पहले हम फैक्ट्री वर्ड का मतलब समझते हैं, जो सेक्शन 2M में दिया हुआ है ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें लिखा है कि फैक्ट्री वर्ड कहलाने के लिए दो कंडीशंस पूरा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, एक ऐसी प्रीमाइसेस जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हो, एक ऐसी प्रीमाइसेस जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हो, प्लस उस प्रीमाइसेस पे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड कितने होने चाहिए, इसकी कंडीशन दी हुई है। इसकी दो कंडीशन दी हुई है। कंडीशन नंबर 1, विद द एड ऑफ पावर, और दूसरा विदाउट द एड ऑफ पावर। यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 वर्कर्स, और यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 20 वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री वर्ड किसको बोला जाएगा, ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस, ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस, ऐसा कोई भी प्लेस जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हो। मतलब ट्रेडर की बात नहीं हो रही है जो गुड्स को परचेस करते हैं और मैन्युफैक्चर करके उसको बेचते हैं। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हो और प्लस उस प्रीमाइसेस में कम से कम कितने लोग काम करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि वो उस फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है। यहां पर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले लिखा है विद द एड ऑफ पावर और दूसरा विदाउट द एड ऑफ पावर। मतलब उस फैक्ट्री में जो काम हो रहा है वो पावर की सहायता से हो रहा है या पावर की सहायता के बिना हो रहा है।
पावर की सहायता से काम होने का मतलब है कि वहां पर मशीनों से काम होना। तो अगर मशीनों से काम हो रहा है तो उस केस में वहां पर अगर 10 भी लोग कम से कम काम करेंगे तो वो फैक्ट्री वर्ड में कवर होगा। और सेकंड, अगर उस प्रेमाइसिस में पावर की सहायता से काम नहीं हो रहा है, मतलब मैनुअल काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, मशीनों का यूज नहीं हो रहा है, तो उसे फैक्ट्री तभी कहा जाएगा जब कम से कम 20 वर्कर्स वहां पर काम करते हैं। मतलब कुल मिलाकर फैक्ट्री वर्ड की डेफिनेशन इस तरीके से दी गई, फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन एंड नॉट लेस देन 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इफ manufacturing process is carried on with the aid of power and not less than 20 workers are employed if the manufacturing process is carried on without the aid of power। तो ये एग्जांपल हो गया। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हम लोग ये गुड्स को बनाते हैं, मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम करें और हमारे यहाँ काम मशीनों से होता है, लेकिन मेरे यहाँ केवल 8 वर्कर्स है, बाकी सब काम मशीनों से होता है। तो उस केस में क्या मेरे ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा? नेचुरली अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला रहा हूं तो मेरे को ये देखना चाहिए कि क्या मैं फैक्ट्री वर्ड में कवर हूं, क्योंकि अगर फैक्ट्री वर्ड में कवर हूं तो मेरे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, और अगर मैं फैक्ट्री वर्ड में कवर नहीं हो रहा हूं तो मेरे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन में अगर मैं बात करता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा हूं, ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन मेरे यहां 8 वर्कर काम कर रहे हैं, भले मैं मशीनों से यूज कर रहा हूं लेकिन मेरे यहां 8 वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी प्रीमाइसेस फैक्ट्री वर्ड में कवर नहीं होगी, और अगर फैक्ट्री वर्ड में कवर नहीं होगी तो मेरे ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। हमने पढ़ा था कि फैक्ट्री और दूसरे में लिखा था अदर एस्टेब्लिशमेंट। अब हम बात करते हैं अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल कब होगा। अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में एटलीस्ट 20 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, 20 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट तब एप्लीकेबल होगा अगर उस अदर एस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 20 पर्सन्स एम्प्लॉयड हो ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब क्लियर है, एक अकाउंटिंग ईयर में किसी एक भी दिन अगर 20 या उससे ज्यादा पर्सन्स अगर किसी जगह काम करते हैं तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। अभी जो अदर एस्टेब्लिशमेंट वर्ड है इसका मतलब है अदर देन फैक्ट्री। इसमें हम एग्जांपल के तौर पर हम ट्रेडर को शामिल कर सकते हैं जो गुड्स को परचेस करके बेचता हो, या जितने भी सर्विस सेक्टर हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है हम उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उनके ऊपर तभी एक्ट एप्लीकेबल होगा जब वहां पर उस अकाउंटिंग ईयर के किसी एक भी दिन अगर 20 या उससे ज्यादा लोग काम करेंगे तो अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर हम लोगों ने कोई ट्रेडर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ईयर हम लेते हैं सपोज 2011-2012, उसमें उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पहले साल इसके यहां पर 16 पर्सन्स एम्प्लॉयड थे। क्वेश्चन है क्या 2011-2012 में उसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो नेचुरली हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि कम से कम 20 पर्सन्स एम्प्लॉयड होने चाहिए तभी एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहां पर 20 से कम एम्प्लॉयज हैं तो हमारा आंसर हो गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2011-2012 में उसको अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको सैलरी देना पड़ेगा, बोनस देने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम्पल 2,
अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल 16 एम्प्लॉय तो जो पिछले साल जो थे वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इसके बाद 5 एम्प्लॉयज को इसने इस साल और अपॉइंट कर दिया, तो टोटल अब हो गए 21। लेकिन ये जो 5 एम्प्लॉयज अपॉइंट किए गए वो केवल 10 दिन तक 5 लोगों ने काम किया, मतलब 10 दिन तक इनके यहां टोटल 21 पर्सन्स एम्प्लॉयड थे, और उसके बाद 2 लोगों को आपने निकाल दिया। काम की कमी हो गई तो 2 लोगों को आपने निकाल दिया। तो जब आपने 2 लोगों को निकाला तो इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बच गए? 19। साल के आखिरी तक 19 एम्प्लॉयज ने काम किया। क्वेश्चन है क्या 12-13 पर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा? अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों है? साल के शुरू में 16 लोग थे, 20 से कम थे, साल के बीच में 20 से ज्यादा हो गए, और साल के आखिरी में फिर घट के 20 से कम हो गए। तो ये इस साल बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो नेचुरली हमारा, अगर आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ोगे तो लॉ की लैंग्वेज एकदम क्लियर है। लॉ में लिखा था कि किसी एक भी दिन अगर 20 या उससे ज्यादा लोग काम करेंगे तो बोनस एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हमने ये देखा कि 10 दिन तक हमारे यहाँ 21 पर्सन्स है, तो बोनस एक्ट हमारे ऊपर इस अकाउंटिंग ईयर में एप्लीकेबल होगा। तो आंसर हो गया बोनस एक्ट शैल अप्लाई ऑन इट। इस अकाउंटिंग ईयर में बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा, मतलब इस एस्टेब्लिशमेंट को अपने एम्प्लॉयज को इस अकाउंटिंग ईयर में बोनस देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साल 2013-2014, पिछले साल के जो एंड में 19 एम्प्लॉय थे वो अभी भी 19 एम्प्लॉय हैं। इस साल न तो कोई एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया, न किसी को हटाया। साल के आखिरी तक हमारे 19 एम्प्लॉयज थे। अब सवाल ये उठा, क्या 2014-2015 पर 2013-2014 पर यह लॉ इस साल एप्लीकेबल होगा? इस साल एक भी दिन हमारे यहां 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय नहीं थे, क्या इस साल बोनस एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमको मिलेगा सबसेक्शन 4। देखिए, सेक्शन 1 के टोटल 4 सबसेक्शन है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, इसमें हमने एक्ट का नाम पढ़ा जिसमें लिखा है कि द एक्ट में बी कॉल्ड एज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सबसेक्शन 2, इसमें हमने पढ़ा कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर यह एक्ट एप्लीकेबल है। सबसेक्शन 3 में हमने डिस्कस किया कि एक्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हर फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और दूसरा अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर उस अदर एस्टेब्लिशमेंट में किसी एक भी दिन 20 या उससे ज्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड हो। लेकिन सबसेक्शन 4 जो बचा है, सबसेक्शन 4 में एक लैंग्वेज लिखी हुई है, और सबसेक्शन 4 की लैंग्वेज है एन एक्ट वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। सबसेक्शन 4 में लिखा है दिस एक्ट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बार अगर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो हर साल आपके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर 12-13 पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था, तो आगे आने वाले हर साल हमारे ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब आने वाले सालों में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 से कम भी होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ेगा। तो इसलिए 13-14 में भले हमारे यहाँ 19 एम्प्लॉय है, लेकिन बोनस एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर आ गया यस, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट शैल अप्लाई ऑन इट। तो ये सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 हो गया। एक आखिरी कॉन्सेप्ट सबसेक्शन 1 का जो बचा है वो ले लेते हैं हम लोग। सबसेक्शन 1 ने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया। सवाल यह है कि अगर हम लोग कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं और हमारे यहाँ सपोज 12 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 12 पर्सन्स काम करते हैं, क्या हमारे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पर हम आंसर क्या देंगे कि हमारे यहाँ 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक विशेष प्रोविजन सबसेक्शन 1 में बनाया गया
जिसने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दिया। अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अगेन ये एक टेक्निकल मीनिंग है, हमको सेक्शन 2 में इसको खोजना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, और 2(5) में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है वो ये लिखा है कि कुछ केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ केस में स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हम ही बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही होता है, लेकिन बोनस एक्ट में जब भी वर्ड यूज किया जाएगा वो वर्ड यूज किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो खैर अब हम आते हैं इनको पावर क्या दिया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेक्शन 1 ने पावर दिया कि वो चाहे तो किसी भी स्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर उस स्टैब्लिशमेंट में या उस क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट में 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन 20 से कम लोग काम कर रहे हैं। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यह पावर दिया कि वो ऐसे स्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी बोनस एक्ट एप्लीकेबल करा सकते हैं जहां पर 20 से कम लोग काम करते हैं, लेकिन हां किसी भी हालत में 10 से कम लोग काम नहीं होने चाहिए। 10 या 10 से ज्यादा और 20 से कम, अगर यहां तक किसी स्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट में अगर कोई पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं तो उनके ऊपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो बोनस एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम लोग स्टील का काम कर रहे हैं, हम लोग स्टील का ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यह बोला कि स्टील सेक्टर में अगर कहीं पर भी 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हम आज से उसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल करा रहे हैं। तो सपोज हमारे यहां पे 12 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो हम लोग उस नोटिफिकेशन में कवर हो जाएंगे और इसलिए हमको भी अपने एम्प्लॉइज को बोनस देना पड़ेगा क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने हमको ऑर्डर दिया। सपोज कोई एक और कंसर्न है जो स्टील का काम कर रही है, ट्रेडिंग का काम कर रही है स्टील के, लेकिन वहां पर केवल 8 लोग काम कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहकर भी उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं करा सकता। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का सेक्शन 1। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग ने बात किया कि सेक्शन 1 के टोटल 4 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 बोलता है द एक्ट में बी कॉल्ड एज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सबसेक्शन 2 इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सबसेक्शन 3 एप्लीकेबिलिटी द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट शैल अप्लाई ऑन एवरी फैक्ट्री। फैक्ट्री वर्ड को डिफाइन किया सेक्शन 217 ऑफ बोनस एक्ट। 270 ने बोला कि फैक्ट्री का मतलब जानने के लिए आप सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में जाओ। हम फिर सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में गए, वहां पर फैक्ट्री का मतलब लिखा है कि एनी प्रीमाइसेस इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन एंड नॉट लेस देन 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर एंड नॉट लेस देन 20 persons आर एम्प्लॉयड इफ इट इज कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर। इसके बाद हमने सबसेक्शन 4 एक डिस्कस किया द एक्ट वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, और अभी हमने डिस्कस किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पावर। इस एक्ट ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यह पावर दिया है कि वो ऐसे स्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल करा सकता है जहां पर कम से कम 10 persons काम करते हो और 20 से कम लोग काम करते हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल करा सकता है।